हेलो स्टूडेंट, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बायोलॉजी की आज की क्लास में हम पढ़ेंगे एक नया चैप्टर, वंशागति का आणविक आधार। तो जीवों में वंशागत होने वाले लक्षणों को ही आनुवांशिक लक्षण कहते हैं, है ना। और आनुवांशिक लक्षणों के पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत होने की क्रिया को ही आनुवंशिकता या फिर वंशागति कहते हैं। वंशागति पर नियम जो है सबसे पहले मेंडल ने दिया था, है ना। और मेंडल ने इन पदार्थों को जो पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत होते हैं इन्हें कहा था फैक्टर या फिर कि कारक कहा था। यानी कि मेंडल ने आनुवांशिक पदार्थों को क्या कहा था, एक कारक नाम दिया था। अब देखिए आनुवांशिक पदार्थ क्या होते हैं। ये जो आनुवांशिक पदार्थ होते हैं ये आनुवांशिक लक्षणों की सूचनाओं को एक संकेतों के रूप में संचित रखता है ना। और यही पीढ़ी दर पीढ़ी जो है जीवों में पहुंचता है। यही जो आनुवांशिक पदार्थ होता है यही पीढ़ी दर पीढ़ी जो है जीवों में पहुंचता है। लेकिन उस समय तक ये पता नहीं था कि असल में आनुवांशिक पदार्थ है क्या, है ना। यानी कि गुणसूत्र की खोज नहीं हुई थी। तो क्या हुआ था कि प्रारंभ में तो प्रोटीन को ही आनुवांशिक पदार्थ माना गया था, है ना। लेकिन ऐसा था नहीं, है ना। तो आने वाले कुछ और प्रयोग किए गए अन्य वैज्ञानिकों द्वारा, तो इससे ये सिद्ध हुआ कि न्यूक्लिक अम्ल होता है। न्यूक्लिक अम्ल आनुवांशिक पदार्थ का कार्य करता है, ठीक है। तो ये जो न्यूक्लिक अम्ल है इसकी खोज जो है किसने की थी, तो इसकी खोज की थी फ्रीडरिच मिशर ने। ये स्वीडन के वैज्ञानिक थे, फ्रीडरिच मिशर, ठीक है। फ्रीडरिच मिशर ने न्यूक्लिन या न्यूक्लिक अम्ल की खोज की थी। ठीक है। और गुणसूत्र या क्रोमोसोम नाम जो दिया गया था, जो आनुवांशिक पदार्थ है, आनुवांशिक पदार्थ बाद में जब सिद्ध हुआ कि गुणसूत्र होते हैं, तो गुणसूत्र का जो नाम है, क्रोमोसोम नाम जो है, ये वाल्डेयर नाम के वैज्ञानिक ने दिया था। ठीक, गुणसूत्रों का नाम जो है ये नाम दिया था वाल्डेयर ने, ठीक है। तो न्यूक्लियस से प्राप्त होने के कारक फ्रीडरिच मिशर ने इसे जो है न्यूक्लिन कहा था, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड जो है, क्योंकि ये न्यूक्लियस से प्राप्त हुआ था इसलिए फ्रीडरिच मिशर ने इसका नाम दिया था न्यूक्लिन, ठीक है। और अम्लीय प्रवृत्ति थी। न्यूक्लिक एसिड की प्रवृत्ति कैसी है, अम्लीय, है ना। प्रवृत्ति कैसी है, अम्लीय है। तो अम्लीय प्रवृत्ति होने के कारण अल्टमान ने इसे न्यूक्लिक अम्ल कहा, ठीक। अम्लीय प्रवृत्ति के कारण अल्टमान द्वारा इसे नाम दिया गया था न्यूक्लिक एसिड की, ठीक है। तो कई खोजों के बाद और कई जो है प्रयोगों के बाद ये पता चला कि गुणसूत्र जो है न्यूक्लियोप्रोटीन्स के मिलकर बने होते हैं। गुणसूत्र न्यूक्लियोप्रोटीन्स से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। गुणसूत्र बने होते हैं न्यूक्लियोप्रोटीन से, ठीक है। और न्यूक्लियोप्रोटीन में 40% होते हैं न्यूक्लिक अम्ल, और 60% होता है प्रोटीन। देखिए न्यूक्लियोप्रोटीन में प्रोटीन की जो परसेंटेज है, प्रोटीन का जो परसेंटेज है वो 60% होता था। तो इसलिए प्रारंभ में कुछ साइंटिस्टों का ऐसा ख्याल था, ऐसा उनकी सोच थी कि जो प्रोटीन है यही आनुवांशिक पदार्थ के रूप में कार्य करता है। लेकिन फिर अनेकों प्रयोगों के बाद ये सिद्ध हुआ कि नहीं, प्रोटीन नहीं आनुवांशिक पदार्थ की तरह कार्य करता है बल्कि न्यूक्लिक अम्ल करता है। तो सभी जीवित कोशिकाओं में 2 प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल होते हैं। जीवित कोशिकाओं में
दो प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल होते हैं। पहला होता है डीएनए, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए। डीएनए का फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। और दूसरा होता है आरएनए। आरएनए का फुल फॉर्म है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ओके, तो ये कैसे पता चला कि डीएनए ही जो है आनुवांशिक पदार्थ है ना। तो डीएनए के आनुवांशिक पदार्थ के पक्ष में भी कई तरह से प्रयोग किए गए, तो उससे ये निष्कर्ष निकाला गया कि नहीं, जो है डीएनए को ही कहा जा सकता है कि यही आनुवांशिक पदार्थ है, और डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ के रूप में पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित तो होता रहता है। तो इसमें जो है पहला प्रयोग हम कर सकते हैं ग्रिफिथ का बैक्टीरिया का रूपांतर प्रयोग। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे कि डीएनए के जेनेटिक मटेरियल होने के पक्ष में प्रमाण, या फिर कह सकते हैं डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है। ठीक है, आनुवंशिक पक्ष में प्रमाण। ठीक है, कि कौन कौन सा ऐसा प्रयोग था जिससे ये सिद्ध हुआ कि डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ है। तो इसमें पहला हम कह सकते हैं, पहला है ग्रिफिथ का बैक्टीरिया रूपांतरण प्रयोग। देखिए, जैसा देख रहे हैं कि डीएनए के आनुवांशिक पदार्थ के पक्ष में प्रमाण जो है, इसमें जो है एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है ग्रिफिथ। तो ग्रिफिथ ने इस पे जो है सबसे पहला अपना प्रयोग किया था और ये सिद्ध किया था कि डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ है। तो ग्रिफिथ का एक प्रयोग था जिसका नाम है ग्रिफिथ का बैक्टीरिया रूपांतरण प्रयोग। तो ग्रिफिथ ने ये प्रयोग जो है 1920 में किया था और एक बैक्टीरिया लिया था, निमोनिया रोग का बैक्टीरिया। ठीक है, निमोनिया रोग के बैक्टीरिया की सहायता से, जिसका निमोनिया रोग के बैक्टीरिया का नाम है डिप्लोकोकस निमोनी। ठीक है, डिप्लोकोकस निमोनी से ये प्रयोग किया था और ये प्रयोग उन्होंने चूहे पर किया था। किस पे किया था? चूहे पर किया था। ठीक है, तो दो स्ट्रेन लिया इन्होंने डिप्लोकोकस निमोनी का, एक था उग्र विभेद और दूसरा है अनुग्र विभेद। ठीक है, उग्र विभेद को S3 से आप शो कर सकते हैं या वायरुलेंट स्ट्रेन भी इसको कहते हैं। तो क्या हुआ था कि इस स्ट्रेन के बैक्टीरिया चूहे में निमोनिया रोग उत्पन्न करते हैं। ठीक है, ये जो बैक्टीरिया है, ठीक है, S3, ये जो है निमोनिया रोग उत्पन्न करता था चूहे में। ठीक, और इसके अलावा जो है इनकी सेल्स पर पॉलीसेकेराइड का एक खोल होता है। इस जो विभेद वाला जो है बैक्टीरिया, इसके सेल पर पॉलीसेकेराइड का बना खोल होता है। ओके, और इस बैक्टीरिया की, और इस बैक्टीरिया की कॉलोनी भी कैसी होती है? चिकनी और चमकीली होती है। चिकनी व चमकीली कॉलोनी वाला होता है। दूसरा इन्होंने लिया था अनुग्र विभेद। यानी कि नॉन वायलेंट। ये इसे 8 सेकंड से शो किया जाता है। अब देखिए अनुग्र विभेद जो है नॉन वायलेंट, ये क्या होता है कि इस स्ट्रेन के बैक्टीरिया जो है चूहे में निमोनिया रोग उत्पन्न नहीं करते। ठीक है, इस स्ट्रेन का जो बैक्टीरिया होता है वो निमोनिया रोग
उत्पन्न नहीं करता। ओके, और इसकी कोशिकाओं के चारों ओर प्रोटीन का खोल भी नहीं पाया जाता। ठीक है, प्रोटीन का खोल मतलब सेल के चारों ओर प्रोटीन खोल नहीं होता, और इनकी कोशिकाएं जो है अनियमित आकार की होती हैं, मतलब इनका कोई आकार नहीं होता। तो जब इन बैक्टीरिया को जब चूहे में प्रवेश कराया तो ग्रिफिथ ने कई तरह के निष्कर्ष निकाले, जिसमें पहला था कि जब R2 को, है ना, R2 को जब चूहे में पहुंचाया गया तो क्या हुआ, जब R2 चूहा में पहुंचाया गया तो क्या हुआ, न्यूमोनिया रोग नहीं हुआ। ओके, नहीं हुआ। फिर S3 को जब पहुंचाया गया, S3 को जब चूहे में डाला गया तो क्या हुआ था कि निमोनिया के कारण जो है चूहे मर गए थे। निमोनिया यानी हो गया चूहों को। फिर जो है जब S3 को, फिर से इन्होंने S3 को डाला चूहों के शरीर में, लेकिन 60 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करके, 60 डिग्री सेल्सियस पे जब गर्म करके चूहे में जब डाला गया तो क्या हुआ कि चूहा जो है चूहा संक्रमित नहीं हुआ। ओके, यानी कि चूहे में संक्रमण नहीं हुआ। फिर देखिए इन्होंने नेक्स्ट अपना प्रयोग किया था कि डेड लिया था, मृत S3 लिया था। ओके, जब डेड जो S3 लिया था तो इसको जब R2 के साथ, ठीक, R2 के साथ, R2 यानी अनुग्र विभेद के साथ जब चूहा में प्रवेश कराया गया तब क्या हुआ था कि फिर निमोनिया हो जाता है। ठीक है, यानी कि S3 वाला जो है, देखिए इन्होंने क्या किया था कि मृत उग्र विभेद लिया था। ठीक है, और साथ में R2 लिया था, अनुग्र विभेद लिया था, ये नॉर्मल था। तो जब इन दोनों को एक साथ चूहों में प्रवेश कराया गया तब क्या हुआ, तब चूहों में न्यूमोनिया हो गया, और न्यूमोनिया के कारण चूहे मर गए। मृत्यु हो गई चूहों की। ओके, जब इन मृत चूहों का जब ब्लड का अध्ययन किया गया, इन मृत चूहों के ब्लड का जब अध्ययन किया गया तो ये पाया गया कि इन चूहों में S3 है ना, S3 और S2 R2 है ना, R2 दोनों के ही स्ट्रेन थे, दोनों स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया थे, दोनों बैक्टीरिया। नेक्स्ट प्रयोग है एवरी मैक्लिऑड तथा मैककार्टी का प्रयोग। तो इनका जो प्रयोग था, जो अभी हमने ग्रिफिथ में प्रयोग देखा था कि जो उन्होंने प्रयोग किया था कि जब एक डेड जो उग्र विभेद था S3, उसको जब अनुग्र विभेद R2 के साथ इन्होंने चूहों में प्रवेश कराया था तो चूहों में निमोनिया हो गया था, उसके कारण उनकी मृत्यु हो गई थी, है ना। तो वो पदार्थ कौन सा था जो अनुग्र को उग्र में परिवर्तित कर रहा था, उस पदार्थ की खोज के लिए इन्होंने अपना प्रयोग किया था। तो क्या किया गया था कि एक पेट्री डिश लिया था, उसमें जो है सूक्ष्म जैव की संवर्धन माध्यम में डिप्लोकोकस निमोनी के अनुग्र विभेद का संवर्धन तैयार किया गया था। तो इन तीनों ने क्या किया था, एक पेट्री डिश है ना, पेट्री डिश में सूक्ष्म जैव की संवर्धन माध्यम लिया। ठीक है, सूक्ष्म संवर्धन माध्यम में डिप्लोकोकस निमोनी का
अनुग्र बैक्टीरिया। R2। संवर्धन तैयार किया। और इस प्रकार का जो उग्र बैक्टीरिया था उसको उन्होंने 3 भागों में बांटा, प्रोटीन, डीएनए और कार्बोहाइड्रेट में। ठीक है, प्रोटीन, डीएनए और कार्बोहाइड्रेट में। और ये जो अनुग्र बैक्टीरिया रखा था R2, है ना, R2 जो था उसको भी 3 भागों में इन्होंने बांट दिया। और जिस 3 भागों में बांटा हुआ था, इसमें पहले वाले में इन्होंने प्रोटीन मिला दिया, यानी कि उग्र बैक्टीरिया मिला हुआ प्रोटीन मिलाया। दूसरे में इन्होंने डीएनए मिला दिया और तीसरे में कार्बोहाइड्रेट। तो कुछ समय बाद उन्होंने देखा कि जिसमें डीएनए मिलाया गया था केवल उसी में ही आर प्रकार के बैक्टीरिया जो है एस प्रकार के बैक्टीरिया में बदल रहे थे, है ना। जिसमें डीएनए मिलाया गया था, जिस संवर्धन माध्यम में डीएनए मिलाया गया था, इसी में आर प्रकार का जो बैक्टीरिया है वो चेंज हो रहा था एस प्रकार के बैक्टीरिया में। लेकिन प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट वाले में ऐसा नहीं हुआ था। फिर क्या किया गया कि एस प्रकार का जो डीएनए है, एस प्रकार का जो डीएनए मिला था उसे 2 भागों में बांट दिया गया। तो एक प्रकार में मिलाया गया राइबो न्यूक्लियस एंजाइम, एक मिलाया गया राइबो न्यूक्लियेज एंजाइम, और दूसरे वाले मिलाया गया डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियेज। ये दोनों एंजाइम जो हैं किसका विघटन करेंगे, राइबो न्यूक्लियस है तो ये बनाएगा आरएनए, आरएनए का विघटन करेगा। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियस है तो ये डीएनए का विघटन करेगा। तो जब एस प्रकार के डीएनए को राइबो न्यूक्लियस को, एस प्रकार के डीएनए और राइबो न्यूक्लियस को जब आर प्रकार के बैक्टीरिया कोशिकाओं के पोषक माध्यम में मिलाया गया तब क्या हुआ, यानी कि आर प्रकार का बैक्टीरिया कोशिकाओं के पोषक माध्यम में जब मिलाया गया तो क्या हुआ था, एस और आर दोनों प्रकार की कोशिकाएं बनती थी, एस और आर। लेकिन जब एस प्रकार के डीएनए को डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियस एंजाइम के साथ मिलाया गया, ठीक है, यहाँ देखिए इस प्रकार के डीएनए में राइबो न्यूक्लिक एंजाइम और डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एंजाइम दोनों मिलाया गया था, है ना। लेकिन जब सिंगल ही काम किया गया डीएनए को, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एंजाइम जब मिलाया गया तब क्या हुआ था,
एंजाइम के साथ फिर आर भी मिलाया गया है ना, आर प्रकार की अनुग्र बैक्टीरिया में जब मिलाया गया तब क्या हुआ था, केवल आर प्रकार की कोशिकाएं ही प्राप्त हुई थी। आर प्रकार की ठीक है। तो इस प्रकार के जो परिणाम प्राप्त हो रहे थे उनको, तो इससे उन्होंने ये स्पष्ट किया कि एस प्रकार की उग्र कोशिकाओं का डीएनए जो है आर प्रकार की अनुग्र कोशिकाओं की उग्र कोशिकाओं में बदल देता है। यानी कि जो एस प्रकार का जो उग्र कोशिकाओं का डीएनए था, ठीक है, उग्र कोशिकाओं का जो डीएनए था वो वही जो है आर प्रकार की अनुग्र कोशिकाओं को उग्र कोशिकाओं में बदलता था, जिससे क्या होता था, चूहों की मृत्यु हो जाती थी। यानी कि इससे ही इन्होंने निष्कर्ष निकाला कि डीएनए क्या है, एक आनुवांशिक पदार्थ है ना। फिर से इसे समझ लेते हैं कि देखिए इन्होंने क्या किया था, एवरी मैक्लियार्ड और मैकार्टी ने, कि एक पेट्री डिश में सूक्ष्म जैविक संवर्धन माध्यम में क्या किया था, डिप्लोकोकस निमोनी का एक अनुग्र बैक्टीरिया क्या किया था, R2 है ना, अनुग्र बैक्टीरिया कौन सा था, R2 का संवर्धन। देखिए जो उग्र एस प्रकार का बैक्टीरिया था उसको उन्होंने 3 भागों में बांटा, प्रोटीन, डीएनए और कार्बोहाइड्रेट में, है ना। और जो R2 अनुग्र बैक्टीरिया था, अनुग्र बैक्टीरिया, उसको भी 3 भागों में बांटा और एक भाग में उन्होंने प्रोटीन डाला, दूसरे संवर्धन माध्यम में उन्होंने डीएनए डाला और तीसरे में उन्होंने कार्बोहाइड्रेट डाला था। ठीक है, तो कुछ समय बाद उन्होंने देखा कि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट में तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन जो डीएनए वाला भाग था, ऐसा पोषक माध्यम जिसमें डीएनए डाला गया था, उसमें क्या हुआ था कि आर जो है, आर प्रकार का जो बैक्टीरिया है, अनुग्र बैक्टीरिया, वो किसमें चेंज हो रहा था, एस, ठीक है, एस बैक्टीरिया में चेंज हो जा रहा था। ठीक, फिर उन्होंने क्या किया था कि डीएनए जो है, जो उग्र एस बैक्टीरिया का डीएनए है, उसको 2 भागों में बांटा। एक में उन्होंने राइबोन्यूक्लियस एंजाइम मिलाया, दूसरे में डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियस मिलाया। ठीक है, तो राइबोन्यूक्लियस एंजाइम जो है विघटन होकर आरएनए में परिवर्तित हुआ और डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियस जो है वो विघटित होकर डीएनए में परिवर्तित हो गया। फिर इस जो है आरएनए और डीएनए को आर प्रकार की बैक्टीरिया के साथ जब संवर्धन कराया गया तो एस और आर दोनों प्रकार की कोशिकाएं ही प्राप्त हो रही थी। ठीक है, फिर उन्होंने क्या किया कि एक जो है उग्र जो है एस बैक्टीरिया, उसका डीएनए दिया, उसको डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एंजाइम जो है उसको प्रदान किया गया और उसकी जो है क्रिया कराई गई आर अनुग्र बैक्टीरिया के साथ। तब उन्होंने प्रयोग में ये देखा कि केवल आर प्रकार की कोशिकाएं ही प्राप्त होती हैं, है ना। तो इस प्रयोग के आधार पर उन्होंने ये स्पष्ट किया कि जो एस प्रकार की उग्र कोशिकाओं का जो डीएनए था, एस प्रकार की उग्र कोशिकाओं का जो डीएनए था, वही जो है आर प्रकार की अनुग्र कोशिकाओं को उग्र कोशिकाओं में बदल देता है। ठीक है, तो इस प्रकार से डीएनए क्या है, एक आनुवांशिक पदार्थ है। तो इसी प्रकार से एक अन्य प्रयोग किया गया जो है बैक्टीरियोफेज का, जिसे हर्सी और चेज ने किया था और एशेरिया कोलाई पर इन्होंने किया था। तो इससे भी उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि सभी जीवों में आनुवांशिक पदार्थ जो है डीएनए होता है ना। अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं जो है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड पे। तो फिर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड जो है हमने देखा कि 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड यानी कि डीएनए और दूसरा होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड यानी कि आरएनए, है ना। कि अधिकांशतः जीवों की कोशिकाओं में क्या होता है कि डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ होता है ना। अधिकांश में क्या होता है, अधिकांश जीवों में आनुवांशिक पदार्थ होता है डीएनए, लेकिन कुछ ऐसे प्राणी होते हैं, कुछ वायरस होते हैं, प्लांट वायरस होते हैं, प्लांट वायरस आरएनए आनुवांशिक पदार्थ के रूप में कार्य करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं कोशिकाओं में डीएनए की स्थिति पर।
देखिए हमें पता है कि कोशिकाएं कितनी होती हैं, 2 प्रकार की होती है ना। कोशिकाओं के प्रकार कौन से होते हैं? 2। एक होता है प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक सेल्स होता है, और एक होता है यूकैरियोटिक सेल्स। देखिए प्रोकैरियोटिक में क्या होता है कि बैक्टीरियल गुणसूत्र तथा प्लाज्मिड जो है केंद्रक की अनुपस्थिति के कारण कोशिका द्रव में न्यूक्लियाइड में स्थित होते हैं। इसमें क्या होता है कि बैक्टीरियल गुणसूत्र समझ रहे हैं ना, यानी बैक्टीरिया का गुणसूत्र तथा प्लाज्मिड केंद्रक के अनुपस्थिति के कारण साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव में न्यूक्लियाइड में स्थित होते हैं। कोशिका द्रव के न्यूक्लियाइड में, कोशिका द्रव्य के न्यूक्लियाइड में स्थित होता है। ओके। और यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है? केंद्रक के अंदर स्थित होता है। केंद्रक के अंदर स्थित होता है। ठीक है। ना, तो यानी कि यूकैरियोटिक सेल्स में डीएनए जो होता है केंद्रक के अंदर स्थित होता है। और क्या होता है कि ये केंद्रक में डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक प्रोटीन के तंतुओं के जाल के रूप में होता है। ठीक है। यह केंद्रक में डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक प्रोटीन के जाल के रूप में स्थित होता है ना। और कोशिका विभाजन के समय जब डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियो प्रोटीन के जो तंतु होते हैं वो संघनित हो जाते हैं। ठीक है। जब संघनित हो जाते हैं तो संघनित होने से गुणसूत्रों का निर्माण होता है, जिसे ही क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर डीएनए कहते हैं। ठीक है। यानी कि कोशिका विभाजन के समय तंतुओं के संघनित कौन से तंतु? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियो प्रोटीन के तंतु। ठीक है। डीएनए प्रोटीन के तंतुओं के संघनित होने से मतलब आपस में मिलने से, ठीक है, इकट्ठे होने से। ठीक, संघनित होना यही होता है कि आपस में मिलके इकट्ठे हो गए। तो संघनित होने से क्या बनता है? गुणसूत्र बनता है। गुणसूत्र बनता है और इसे ही क्या कहते हैं? न्यूक्लियर डीएनए कहते हैं। इन्हीं गुणसूत्रों को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर डीएनए कहते हैं। ठीक है। तो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में जो डीएनए होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड नामक कोशिकांगों में भी पाया जाता है। यानी कि ये डीएनए होता है यूकैरियोटिक सेल में। ये कहाँ पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड। ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड नामक कोशिकांगों में भी पाया जाता है ना। तो इस प्रकार के जो डीएनए होते हैं इन्हें हम कहते हैं बाह्य केंद्रकीय डीएनए, यानी कि एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए भी कहते हैं। और ये डीएनए जो कैसा होता है? ये डीएनए होता है सर्कुलर होता है। ठीक है। ये डीएनए कैसा होता है? सर्कुलर डीएनए होता है, यानी कि राउंड होता है, वृत्ताकार होता है। इस प्रकार से पाया जाता है। ठीक है। सर्कुलर होता है। तो सर्कुलर
डीएनए पाया जाता है यूकैरियोटिक सेल्स में। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डीएनए की आकृति के बारे में। ठीक है, डीएनए की आकृति। तो डीएनए की आकृति के आधार पर भी इन्हें 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है लीनियर यानी कि रेखीय लीनियर डीएनए, और दूसरा है सर्कुलर डीएनए। ठीक है, लीनियर डीएनए जो है यूकैरियोटिक जीवों में पाया जाता है। ठीक है, यूकैरियोटिक जीवों में बैक्टीरियोफेज में, बैक्टीरियोफेज डीएनए में, ठीक है, और पाया जाता है कुछ वायरस में, कुछ एनिमल वायरस या फिर कहें कुछ एनिमल वायरस में। ठीक है, सर्कुलर डीएनए कहाँ पाया जाता है? तो सर्कुलर जो है ये प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं, है ना। कुछ वायरस में भी पाए जाते हैं, वायरस में पाए जाते हैं। इसके अलावा यूकैरियोटिक कोशिकाओं में, यूकैरियोटिक सेल्स के माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड में भी सर्कुलर डीएनए पाया जा सकता है। ठीक है, लीनियर डीएनए कहाँ पाया जाता है? यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल्स में, इसके बाद बैक्टीरियोफेज डीएनए में, और एनिमल्स वायरस में लीनियर डीएनए पाया जा सकता है। ठीक है, और सर्कुलर डीएनए पाया जाएगा प्रोकैरियोटिक में, कुछ वायरस में, यूकैरियोटिक सेल्स के माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड में भी इनके पाए जाने की संभावना रहती है। देखिए क्या है कि एक जीव जाति की सभी कोशिकाओं में डीएनए की मात्रा जो है समान होती है। ठीक है, एक जीव की सभी कोशिकाओं में, सभी सेल्स में क्या होता है? डीएनए की जो है समान होता है, समान मात्रा में होता है। लेकिन सेल डिवीजन के ठीक पहले क्या होता है? जब सेल डिवीजन होने लगता है, सेल डिवीजन में क्या होता है? डीएनए की मात्रा डबल हो जाती है। ठीक है, 2 गुनी हो जाती है। और जब गैमीट में पहुंचता है, युग्मक में क्या होती है कि डीएनए जो है ये पेरेंट सेल की आधी हो जाती है। यहाँ क्या हो जाती है? हाफ हो जाती है पेरेंट सेल के, यानी कि अपनी जनक कोशिकाओं से आधी हो जाती है। ये डीएनए के कैरेक्टर हैं कि सभी सेल्स में डीएनए जो है एक समान मात्रा में पाई जाती है, लेकिन सेल डिवीजन के समय इनकी जो संख्या जो है डबल हो जाती है, 2 गुनी हो जाती है। और गैमेट में यानी युग्मक में ये अपने पेरेंट सेल का आधा हो जाता है। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे डीएनए की रासायनिक संरचना के बारे में। तो डीएनए को रासायनिक संरचना के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है, न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लियोसाइड्स में। ठीक है, तो जो न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लियोसाइड्स हैं इनके बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।